होता है उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, उसमें गिफ्ट है। गिफ्ट कैसे है, जैसे भारतीय कोई जाता है तो भारतीयों को वहाँ कोई पुरस्कार मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, चाहे वो हमारे यहाँ के कोई लीडर्स जा रहे हैं उनको मिल रहा हो, चाहे हमारे यहाँ के कोई ख्याति प्राप्त लोग जाते हैं उनको गिफ्ट मिलता है, या हमारे यहाँ के जो फिल्मी कलाकार हैं वो जाते हैं उनको गिफ्ट मिलता है। इसी तरह से जो मशहूर लोग हैं उनको जो मिलता है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि भारतीय लोगों को अमेरिका से कोई गिफ्ट मिल रहा है तो भारत की कोई जिम्मेदारी है कि अमेरिकन को भी वो गिफ्ट दें। गिफ्ट हमेशा क्या होता है, एक पक्षीय हो सकता है, जिसको हम देते हैं तो हमसे आशा नहीं करते कि वो भी हमको दे, तो हमेशा ये क्या होता है, एक पक्षीय होता है। इसी तरह से या कभी कभी मान लीजिए कि अमेरिकी लोग कुछ भारत में हैं और अमेरिका का ये नियम है कि जो उनके सीनियर सिटीजन हैं उसके बदले में वो पेंशन देता है, तो क्या करेगा, जितने अमेरिकी यहाँ सीनियर सिटीजन हैं उनको वहाँ से क्या आएगा, पेंशन आएगा। तो पेंशन आएगा तो कहाँ आएगा, भारत के बैंक में आएगा, भारत के बैंक में आएगा। तो कोई जरूरी है कि यदि अमेरिकी भारत में रहने वाले अमेरिकियों को पेंशन दे रहे हैं तो भारतीय भी अमेरिका में रहने वाले को पेंशन दे, ये कोई गारंटी तो है नहीं। ये उनकी पॉलिसी है, इसकी अमेरिका की पॉलिसी है, तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, यही प्रेषित धन है। तो इस तरह की पॉलिसी होती है कि वो अपने क्या बच्चे मान लीजिए पढ़ने आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप दे रही है, तो उसके बदले में भी धन आता है। इसी तरह से सब्सिडी, कभी कभी सरकार, एक सरकार दूसरे सरकार को या निजी क्षेत्र से सरकार को दे सकती है या कोई निजी क्षेत्र सरकार को दे सकता है, ये सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के मिलिट्री को अनुदान दिया जा रहा है, या किसी कोई एक योजना ऐसी चल रही है जैसे जहाजरानी की, परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें किसी देश की सरकार सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, या बहुत कम उस पर ब्याज लेती है या बिना ब्याज के लोगों ने देती है। जैसे गरीब देशों में जो विकसित देश हैं वो तमाम तरह के इस तरह के अनुदान देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो जो सब्सिडी के रूप में जो पैसा आता है ये भी हमारे क्या अंतर भुगतान के अंतर्गत आता है। तो हमारा चालू खाता हो गया, करंट अकाउंट में पैसा कहाँ से आता है, वस्तुओं के लेन देन से, सेवाओं के लेन देन से, और तीसरा क्या होगा, ट्रांसफर करने की सोच। ठीक, अब दूसरा अकाउंट हमने आपको बताया था वो क्या है, कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता। पूंजी खाता हमने बता दिया कि पूंजी खाता में उधार का लेन देन जो करते हैं उसको पूंजी खाते के अंतर्गत करते हैं। पूंजी खाते में तीन तरह के काम हैं। पहला इन्वेस्टमेंट, निवेश दो तरह का होता है, ये हमने आपको बताया। एक पहला था, इसी को FDI कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, FPI कहते हैं, इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपको हमने बता दिया कि इसमें कौन अच्छा माना जाता है, कौन अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे प्रत्यक्ष निवेश में देखिए FDI, इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित है, इसमें जो पैसा लगाया जाता है, और ये पोर्टफोलियो में FII, विदेशी फंड इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। विदेशी ऋण में आता है विदेशी व्यापारिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, यानी ये कोई सरकार दे रही हो या कोई निजी एजेंसी दे रही हो, उससे जो आय प्राप्त होती है उसके अंदर। और तीसरा क्या है, विदेशी सहायता। सरकारी सहायता, उनका सरकारी बहुपक्षीय द्विपक्षीय ऋण, यानी सरकार को दे रही हो, कोई पूंजीपति किसी सरकार को दे रही हो, कोई पूंजीपति किसी निजी व्यक्ति को दे रहा हो, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो पूंजी के लेन देन में ये तीन चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेट और फॉरेन एड, ये तीन चीज़ें। अब मूल प्रश्न आ जाते हैं, भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर। ठीक है, भुगतान शेष और व्यापार शेष में दोनों में क्या अंतर है, हमने अभी आपको बता दिया कि इसमें बड़ा क्या है, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इसका हिस्सा है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा। तो पहले ये देखिए भुगतान शेष का दिया है, कौन से इसके अंतर्गत करते हैं, ये व्यापार शेष का हिस्सा दिया है। ठीक है, इसको समझने के लिए केवल इतना जानिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष में किसी विश्व के अन्य देशों के साथ तीन चीज़ों का जो कुल लेन देन होता है, वस्तुओं, सेवाओं और जो ट्रांसफर करने का है,
ये तीनों का जो लेन देन होता है उसी के लेन देन के खाते को हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ क्रेडिट में केवल कुछ चीजें सम्मिलित की जाती है। क्या सम्मिलित की जाती है? अब इसमें तो सारी चीजें उनको लेती हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतना जाइए, बैलेंस दो तरह के मद लेन देन किए जाते हैं। एक को कहते हैं विजिबल आइटम, इसको कहते हैं दृश्य, और दूसरे को कहते हैं इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, तो विजिबल आइटम्स का मतलब भौतिक वस्तुएं या दृश्य वस्तुएं, इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है अदृश्य वस्तु। हम दूसरे देश से जो लेन देन करते हैं वो दो तरह से लेते हैं। विजुअल का मतलब क्या हुआ? जो दिखाई दे रहा हो, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं, रख सकते हैं, वो सब क्या है? विजुअल आइटम्स। इनविजुअल आइटम्स क्या है? इनविजुअल आइटम्स में है जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, रख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो सब क्या है? इनविजुअल। बस केवल संक्षेप में इतना जानिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है समस्त लेन देन, बैलेंस का ट्रेड का मतलब केवल विजिबल आइटम्स जो दृश्यवत। दृश्यवत में क्या आएगा? वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सेवाओं का लेन देन को कैसे आप देखेंगे? सेवाओं में लेन देन का कोई वो नहीं है, कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इस नाते हम केवल जो वस्तुओं का लेन देन होता है उसको देखिए। यहाँ लिखा है एक काउंटर का डिस्क्रिप्शन या दृश्य और आदेश मदों के साथ साथ मुझे भुगतानों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, क्या लिखा है? दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद केवल इतना आ जाती है, इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित करते हैं, और इसमें केवल दृश्य मदों को आपको मैंने बता दिया। दृश्य मदों में काम मतलब हो गया मूलतः आपकी व्यापार से संबंधित जो वस्तुएं उसको इससे करना। ठीक, ये उसका कैसे दिखाते हैं?